हेलो गाइस, दिस इज़ डिफेंस डीसी। और जैसा कि आपको पता है कि रसिया और यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उसी के ऊपर ये लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम CAPF CDS एग्ज़ाम जो होंगे इस साल, उनमें इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, CAPF में तो रिटर्न वाले में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको पूरा मामला पता ही होना चाहिए। और पेपर 1 जो होता है और CDS का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जीके का, वहाँ करंट अफेयर में जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं टोटल, उन सारे क्वेश्चंस को हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस मामले से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ सकते हैं करंट अफेयर के। समझ रहे हो बात को। और ये सारे क्वेश्चन आप तब कर पाओगे जब आपको पूरा मामला पता होगा। तो आप में से कई लोग तो ऐसे ही होंगे जिनको ये तक नहीं पता होगा कि क्या चल रहा है, क्यों वॉर हो रहा है इनके बीच में। तो इसी को मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा, और गारंटी से इस लेक्चर के एंड तक आप मतलब बहुत ही अच्छे से जान चुके होंगे कि क्या चल रहा है। समझ रहे हो बात को। चलिए बताता हूँ मैं आपको, बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। देखिए, जैसे कि मैंने वर्ल्ड मैप को खोला हुआ है और यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है भारत, और इससे ऊपर देखिए आपको पहले पता होना चाहिए, जैसे एक सेकेंड, ये अपना इंडिया है, ये पूरा जो एरिया है ये एशिया का एरिया है। समझ रहे हो बात को, मतलब यूँ, और सॉरी इतना नहीं, एक सेकेंड, मतलब यहाँ से यूँ जाते जाते यूँ, समझ लो ये इतना बड़ा है पूरा एशिया, ये सब ठीक है। इधर की तरफ है ये पूरा यूरोप। समझ रहे हो बात को, जो मैंने दो लाइनें बनाई हैं, ये एशिया इधर और इधर क्या है, यूरोप है। समझ रहे हो बात को। इधर ये नीचे की तरफ क्या आ गया है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये सब आपको एक बेसिक सी क्लैरिटी होनी चाहिए। इधर रशिया कहाँ पे आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये इतना बड़ा पूरा रशिया ही है, ये ऊपर से लेके और ये पूरा, समझ रहे हो, ये बहुत बड़ा है रूस, ठीक है। ये है रशिया पूरा, समझ रहे हो। ये इतना बड़ा जो एंड तक, यहाँ तक जो है पूरा, ये रशिया है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ये सब हो क्यों रहा है। देखिए, ये रशिया देख लिया आपने, और रशिया के नीचे की तरफ छोटा सा देखिए, इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो छोटा सा हिस्सा है ये यूक्रेन है। मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ इसको, अब आपको थोड़ा दिखाई दे रहा हो, ये क्या है, ये यूक्रेन है। समझ रहे बात को। तो रशिया ने यूक्रेन पर वॉर किया हुआ है, ठीक है। बेसिकली वॉर नहीं है, ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, जो जैसा कि रशिया ने बोला हुआ है। उस समय आपको बताऊंगा कि क्या है, क्या चक्कर क्या है, पूरा क्या हो क्या रहा है। तो देखिए, एक सेकेंड, थोड़ा गला मेरा ख़राब है आज। हाँ, देखिए बात करते हैं। जैसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब वॉर हो क्यों रहा है। देखिए, आपको एक बात बता दूं, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान में एक तरह की राइवलरी चलती रहती है ना, वैसे भारत और पाकिस्तान तो राइवलरी के काबिल भी नहीं है, पाकिस्तान काफ़ी पीछे है हमसे, लेकिन फिर भी एक दुश्मनी टाइप तो बनी हुई है। यहाँ की मूवीज़ को भी हम देखते हैं तो उसमें एक एंगल मिलता है कि इंडिया पाकिस्तान टाइप का। सेम इसी तरह से रशिया और US की राइवलरी है। मैं तो कह रहा हूँ इससे भी तगड़ी है। मैंने इतनी सारी हॉलीवुड मूवीज़ देखी हैं, वहाँ पे जैसे यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान होता है बॉलीवुड में, वहाँ पे रसिया और US हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा। समझ रहे हो बात को। अच्छा, तो मतलब बहुत पहले से इनमें थोड़ा तकरार सी है। फिर बीच में मतलब कोल्ड वॉर हुआ था, मतलब वॉर नहीं था वो, कोल्ड वॉर बोलते हैं उसे। कोल्ड वॉर का मतलब होता है विचारों की लड़ाई। रसिया किसी मामले में कुछ और सोचता है, किसी चीज़ के बारे में, US कुछ और सोचता है, इसी को कोल्ड वॉर बोलते थे। बहुत लंबा चला था कोल्ड वॉर भाई साहब, ठीक है। तो क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो गया था, तो देखो दूसरा वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया 1945 के आसपास। कब, जब USA ने जापान पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पे। लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के जो 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे, उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था। फिर इन्होंने क्या सोचा, देखिए हर देश तैयार रहना चाहता है अगले वॉर के लिए, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि भाई क्या करें। तो तो भाई साहब, USA ने क्या प्लान बनाया, ऐसा प्लान बनाया कि अपन एक ग्रुप बनाते हैं, एक ऐसा ग्रुप जो इस तरह का होगा कि अगर उस ग्रुप में जितने भी देश होंगे, अगर उन पर कोई भी आदमी हमला कर देता है, तो जितने भी उस ग्रुप में लोग हैं वो सब उस हमले को अपने ऊपर हमला मानेंगे। समझ रहे हो के बाद, ऐसे 4 लोग मिलकर कोई ग्रुप बना लें, और और ऐसा बोलें कि अगर हम चारों में से कोई किसी एक की भी किसी से लड़ाई हो जाएगी ना, तो हम चारों से ही होगी वो, एक तरह से। समझ रहे हो बात को। इस तरह से हम वॉर को हमेशा जीतेंगे। इस तरह का आइडिया दिया था अमेरिका ने बनाने के लिए। तो मैं आपको कुछ बताऊं,
यहाँ से आपके समझ आएगा कि नाटो क्या होता है। मतलब 1945 के आसपास वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हो गया, फिर 1949 में इन्होंने नाटो बनाया। अभी देखिए आपके 1 सेकंड में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं फालतू में नहीं बोलूँगा कि नाटो में ये है वो है, आपको खुद ही आप समझ जाओगे। इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड में कितने तरह के ओशियन हैं। देखिए कई सारे ओशियन हैं। इधर आपको दिख रहा होगा इंडियन ओशियन है, इंडिया के नीचे। इंडिया का नहीं है लेकिन इंडियन ओशियन नाम है इसका। अच्छा, इधर की तरफ आप देखोगे कि एशिया और ये पूरा जो ये कॉन्टिनेंट जो है नॉर्थ अमेरिका है, दिख रहा होगा आपको। ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है, नीचे की तरफ पूरा साउथ अमेरिका है। ठीक है, इनके बीच में कौन सा ओशियन है? पैसिफिक ओशियन। देखिए ये लिखा हुआ है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है। इधर कौन सा है? साउथ पैसिफिक। मतलब ये ऊपर से नीचे तक ये पूरा जो है ये क्या है? पैसिफिक ओशियन है। कौन सा ओशियन है? पैसिफिक ओशियन। अच्छा, अब दुनिया गोल है, इधर घूम के आए इंडियन ओशियन है, और इधर की तरफ देखिए आप। देखिए आपको पता है ये इंडिया था। एक सेकेंड, आपको बताया था मैंने, ये इंडिया दिख रहा है आपको, इधर ये रशिया था, ये यूरोप था। ठीक है जी। इन इस मतलब ये पूरा जो यूरोप और रशिया वाला जो कॉन्टिनेंट है और जो अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट, इनके बीच में आता है अटलांटिक ओशियन। कौन सा ओशियन? देखिए बहुत बड़ा है ऊपर से नीचे तक। ऊपर वाले हिस्से को तो बोल देते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, नीचे वाले को बोल देते हैं साउथ अटलांटिक ओशियन। अच्छा, तो अमेरिका ने क्या बनाया प्लान कि भाई साहब ये अटलांटिक जो ओशियन का जो नॉर्थ वाला पार्ट है, मतलब ऊपर वाला, देखिए बीच में क्या हुआ? इक्वेटर, यहाँ से बटी हुई है, नीचे की तरफ धरती, ऊपर की तरफ धरती। अच्छा जी, तो नीचे नीचे जो समंदर आ रहा है अटलांटिक ओशियन को उसे बोलते हैं साउथ अटलांटिक ओशियन, ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। अच्छा, तो इस अमेरिका ने क्या बोला कि अपन एक ग्रुप बनाते हैं, इसका नाम रखते। अब देखिए इनको जिन लोगों के साथ ग्रुप बनाना था वो ज़्यादातर ये कंट्रीज़ हैं जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के किनारे पे आती हैं सब। देखिए ये सारी की सारी, तो इन्होंने अपने ग्रुप का नाम रख दिया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे सभी देशों का समूह जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के आसपास आते हैं, मतलब अटलांटिक ओशियन का जो ऊपर का हिस्सा है उसके आसपास जो आते हैं। अच्छा, तो इसमें कौन कौन से लोग आ गए? तो आप देखोगे कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के इधर की तरफ तो है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, और इधर की तरफ है यूरोप। तो इसमें नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के लोग ही हो सकते हैं। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से देश हैं इसके अंदर? ये तो रहा यूएसए, और ऊपर है कनाडा। समझ रहे हो बात को? तो नाटो के टोटल अभी के 30 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं टोटल नाटो के अंदर? 30 देश हैं टोटल। अभी कितने देश हैं नाटो के अंदर? 30 देश। बना कब था? 1949 बना था। तब 30 नहीं थे, धीरे धीरे जोड़ के इन्होंने, तो अब आज के वक्त में 30 मेंबर हैं टोटल नाटो के अंदर। अच्छा, तो देखते हैं ये मतलब किस तरह से रूस के ऊपर इससे बहुत फ़र्क पड़ा है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। 30 में से 28 तो यूरोप के देश हैं, मतलब इधर वाले हिस्से के और ये ऊपर वाले। ठीक है जी, और 2 देश इधर के हैं नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के, एक तो यूएस, एक कनाडा। भाई नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का नाम है और अमेरिका देश का नाम है, इतना तो क्लियर है ना। अच्छा, तो नॉर्थ अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें 2 देश हैं, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा। मैक्सिको नहीं है, नीचे वाला देश ये। ठीक है, ये 2 देश तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप से हैं, और बाकी सब कौन कौन से हैं? ये ऊपर वाले ग्रीनलैंड, आइसलैंड है, और ये सब यूरोप से हैं। समझ रहे हो बात को? यूरोप के कई सारे देश हैं। अब मेरे ख्याल समझ आया कि नाटो को नाटो क्यों बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक जो ओशियन है उसके आसपास के देश में लिए गए। इतनी क्लियर सी बात समझ गई? अच्छा, अब देखिए, अब समझते हैं ये 1949 में बन गया था नाटो। इसका मकसद क्या था मैंने बता ही दिया आपको। इसमें जितने भी देश हैं, अगर उनके ऊपर कोई भी हमला करेगा, कोई व्यक्ति अगर उनके ऊपर हमला करेगा, तो ये समझ लीजिए कि ऐसा माना जाएगा कि 30 के 30 देशों के ऊपर हमला हुआ है और फिर 30 उसको मारेंगे एक साथ। समझ रहे, बहुत कुछ सिक्योरिटी बहुत इंश्योर हो जाती है। और ज़्यादातर देश यूरोप के इसमें जुड़ना क्यों चाहते हैं, आपके समझ आ गया होगा। आप खुद सोचिए, अगर कोई देश नाटो में जुड़ जाएगा तो उसे अपनी सिक्योरिटी की चिंता की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस पर अगर कोई हमला कर देगा तो उसे 30 से पंगा लेना पड़ेगा। और आते कौन कौन है इसके अंदर? देखिए आप, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इतने बड़े बड़े मतलब देश आए हुए हैं। तो मतलब कुल मिला के उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता जो इनके अंदर जुड़ जाएगा। ये वाली बात है असली। इसलिए ज़्यादातर ये यूरोप की कंट्रीज़ में जुड़ गई हैं नाटो के अंदर, तो इसलिए उनकी सेफ्टी इंश्योर हो गई है, तो फिर अपने वो डेवलपमेंट पर ध्यान दे पा रहे हैं। ये तो हुआ एक पॉइंट। ठीक है, ये 1949 से अब तक ये नाटो बना हुआ है। अब भाई साहब ये आप देखोगे कि नाटो के उधर की तरफ से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो यूरोप के जो देश हैं ये रसिया के आसपास ही हैं देखा जाए तो, और रूस से भाई साहब वैसे ही दुश्मनी है यूएस की। तो अब नाटो में एक चीज़ होती है, जैसे नाटो में कोई कोई आदमी पार्ट बन गया तो अब उनकी जो टोटल जो आर्मी है, सभी देशों की आर्मी को मिला के नाटो आर्मी बोलते हैं। अब नाटो आर्मी इधर से उधर कहीं घूम सकती है, कि अमेरिका की सेना यहाँ यूरोप में घूमती है खूब, क्योंकि भाई नाटो का पार्ट है ये, तो अमेरिका की सेना इधर उधर सब जगह रहती है।
तो अब रसिया नहीं चाहता कि भाई साहब कि मेरा दुश्मन है अमेरिका, वो इतना दूर है मुझसे, अब नाटो की वजह से अब यहाँ पे भी अमेरिका की सेना घूम सकती है। वो ये कहता है कि तुम मेरे दुश्मनों को यहाँ पे क्यों शरण दे रहे हो। समझ रहे हो क्या बात को? खुद ही सोचिए कि कोई भी कंट्री बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अगर उसका पड़ोसी उसके दुश्मनों को शरण दे रहा है। समझ रहे हो बात को? तो ये वाली असली बात है रूस की चिढ़ने की वजह नाटो से, कि नाटो की वजह से अमेरिका की सेना रूस के बिल्कुल बॉर्डर्स पे आके खड़ी हो गई है। अच्छा, लेकिन अब समझने की कोशिश करते हैं रशिया का क्या एंगल है। नाटो आपकी समझ आ गया। तो देखिए, रशिया को पहले बोलते थे यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। समझ रहे हो बात को? और इसको शॉर्ट में बोलते हैं सोवियत यूनियन, कि ये एक बहुत बड़ा यूनियन है जिसको क्या बोलते हैं अपन, सोवियत। बहुत बड़ा एरिया, मैं कहता हूँ ये पूरा एरिया, एक कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, उज्बेकिस्तान था, ये सब जो पूरा एरिया है, खुद यूक्रेन इसके अंदर था। मैं आपको बताऊंगा बहुत बड़ा एरिया था। फिर 1991 में यूएसआर टूट गया, अलग अलग देशों में विभाजित हो गया। और कितने देशों बने टोटल? एक तो रशिया बना, रशिया के अलावा 15 देश और बने। ठीक है, रशिया के अलावा क्या बने? 15 देश और बन गए। अच्छा, तो देखें कौन कौन से देश बने। जैसे बहुत सारे देश थे, जैसे एक सेकेंड आपको बताता हूँ मैं। ये पूरा, ये तो रशिया है, ठीक है। इसके अलावा ये एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा, सब उसी के पार्ट थे ये, रशिया के। अच्छा, नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो देखिए कजाकिस्तान, एक सेकेंड, जो नीचे की तरफ मतलब रशिया के कौन कौन से थे, जैसे आप देखोगे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, मैं कहता हूँ कि, और ये तुर्कमेनिस्तान, मतलब बहुत बड़ा एरिया था रशिया का। ठीक है, चलिए ये आपकी समझ आ गया कि ये अलग देश बन चुके हैं बहुत सारे। ठीक है, और 1991 में ये टूट गए, ये हो गया क्लियर। अब खुद सोच, जो जो देश इससे टूटे हैं रशिया से, वो रशिया के बॉर्डर पे ही तो होंगे भाई, टच ही हो रहे होंगे। तो रशिया में से अलग हुए तो जैसे एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, बेलारूस है, यूक्रेन है, मोल्दोवा है, रशिया के और पास ही तो है, ये रशिया का बॉर्डर है, इसके आसपास बसे हुए हैं ये। अच्छा, अब हुआ क्या कि नाटो ने कोशिश की कि जो जो देश रशिया से टूट के अलग हुए उनको भी अपने अंदर जोड़ने की कोशिश की जाए, और इस कोशिश में सफल भी रहे। तो मैं आपको बताऊंगा जैसे बहुत सारे देश, जैसे एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों के तीनों भी नाटो के अंदर जुड़ चुके हैं। बताइए, तीनों के तीनों नाटो के अंदर जुड़ चुके हैं। समझ रहे हो? अच्छा, एक चीज़ और आप याद रखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बाल्टिक सी। ठीक है, अब बाल्टिक सी से मुझे कुछ याद आया कि ये तीन जो देश हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ELL, लेकिन इनके नाम याद ही कर लीजिए, इसमें कोई आपको शुरू में एक बार पढ़ने में लग रहे होंगे अजीब। ठीक है, तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया को मिला के बोलते हैं पर बाल्टिक कंट्री। कौन सी कंट्री? बाल्टिक नेशन। तो इनको बोलते हैं बाल्टिक नेशन, इसको आप याद रख सकते हैं, ये पूछा जा सकता है, कई एग्जाम में पूछा भी गया है पहले। अच्छा तो आपको बता दूं मैं, तो ये लोग अभी ऐड हो चुके हैं। अब इनके जुड़ने की वजह से यूएस की फोर्स ना यहाँ तक आ जाती हैं, यहाँ रहती हैं पूरे एरिया में, और ये रूस का बॉर्डर है, उसको वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है। अब क्या होता है कि नाटो कई लोगों को अपने अंदर ऐड कर लेता है, ये समझ में आ गई बात। तो नाटो में ऐड होने के लिए क्या होता है कि लोग अपना वो देते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं। जैसे कोई कंट्री नाटो में ऐड होना चाहती है तो नाटो के सामने अपनी एप्लीकेशन देगी, नाटो अच्छा लगेगा तो उसको ऐड कर लेगी। यूक्रेन ने भी एप्लीकेशन डाली हुई है, बताइए। मतलब यूक्रेन चाहता है जुड़ना नाटो में। समझ में आई बात? इस बात से रशिया खपा है कि भाई साहब अगर सारे के सारे देश मेरे नेबरिंग कंट्री, जो खुद रशिया का ही पार्ट था किसी वक्त, ये भी यूएस से जाके जुड़ जाएगा नाटो में जाके, तो रशिया की फोर्स तो बिल्कुल ही बॉर्डर पर घूमे करेगी यहाँ। और जब बॉर्डर आसपास हो जाते हैं तो थोड़ी बहुत गोलीबारी हो जाती है। तो ये तो गोली चला सकते हैं, ये चला नहीं सकता। ये चलाएगा तो मानेंगे कि 30 जितने भी 30-32 देश हो जाएंगे टोटल, उतने सब पे गोली चल जाएगी। समझ रहे हो क्या बात को? इसलिए रसिया की जो मतलब एक तरह से जो फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है, वो खतरे में आ जाएगी, ऐसा पुतिन मानते हैं, और बिल्कुल सही भी है। आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अच्छा, तो यूक्रेन से बहुत पहले से चिढ़ा ही बैठे हैं वो, ये भी बात क्लियर है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे 1991 में, और देखिए हाँ, जो बच्चे क्वेश्चन का इंतजार कर रहे हैं, ये आपको 1 सेकंड में पूरा बस कहानी कंप्लीट कर दूँ, 5 मिनट में। फिर आप देखो कि हमने इस कहानी के भीतर बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए, फिर हम अलग से देख लेंगे क्या क्या पूछा जा सकता है। समझ रहे हो बात को? अच्छा, अब जैसे कि हम बोल रहे थे कि 1991 में रशिया टूट गया, ठीक है। तो आप ये समझिए भाई साहब, जब देश टूटता है, मतलब यूएसएसआर जब टूटा था, तो
तो ऐसा तो है नहीं कि यूएस के, अब यूएसआर के पास तो शुरू से ही न्यूक्लियर वेपन है और सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है हमेशा से ही। तो ऐसा तो है नहीं कि केवल इसी एरिया में न्यूक्लियर वेपन रखे होंगे उन्होंने। भाई जितना भी बड़ा उनका पहले एरिया था उस सब पूरे के पूरे में ही बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन होंगे, ये तो पक्की बात है। अच्छा, तो यूक्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन थे उस वक्त, कि भाई सीधा देश टूटा था तो उन्होंने ऐसा थोड़ी सोचा था इसमें भी बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन रखे हुए थे। यूक्रेन के पास बहुत न्यूक्लियर वेपन थे उस वक्त। अच्छा, लेकिन अब अमेरिका तो हमेशा से ये चाहता है, देखो मैं अमेरिका की आपको सोचता हूँ कि किसी के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो। वो सोचता है कि इससे शांति खराब होती है पूरी दुनिया की, भले ही उसके खुद के पास हैं, समझ रहे बात को, और किसी के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो, ये चाहता है हमेशा से। अब यूक्रेन हमेशा से इधर इधर वाले देशों के, ये वेस्ट के इन्फ्लुएंस में रहता है हमेशा से ही। भाई सीरीज बात है, बताऊंगा मैं उसका भी एक रीज़न कि अभी के वक्त में कुछ ज़्यादा फेवर में क्यों है, पर कुछ ज़्यादा ही बात मानता है। जो अमेरिका ने कहा कि भाई साहब ये अपना, तुम अपनी जो न्यूक्लियर बम है तुम्हें की जरूरत ही क्या है, इनको कर दो, इनको क्लोज कर दो अपना ये जो न्यूक्लियर बम का जो प्रोग्राम है ये पूरा। अच्छा, तो 1994 में एक एग्रीमेंट हुआ था। देखिए 1994 में देश टूटा, अब 19 साल बाद ये एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम है बुदापेस्ट मेमोरेंडम। बुदापेस्ट मेमोरेंडम, इसके अंदर क्या हुआ कि यूक्रेन ने अपने सारे के सारे न्यूक्लियर जो वेपन है उनको ख़त्म कर दिया, मतलब एक तरह से ही समझ लो अपने सारे न्यूक्लियर वेपन को ख़त्म कर दिया। और असली बताऊँ तो ख़त्म नहीं, वो रशिया को दे दिया उन्होंने, कोई हमें कोई ज़रूरत है नहीं, अगर हम पे कोई खतरा आता है तो आप हमारी रक्षा कर लेना, बुदापेस्ट मेमोरेंडम के तहत। इसका नाम बुदापेस्ट मेमोरेंडम क्यों है? देखिए मेमोरेंडम या कोई एग्रीमेंट होता है उसका नाम उस जगह के हिसाब से रखते हैं जिस जगह में वो एग्रीमेंट हुआ होता है। तो देखिए हंगरी की एक एक चीज़ बताऊँ आपको, जैसे यूक्रेन का एक बॉर्डर का कंट्री है हंगरी, इस हंगरी की कैपिटल का नाम है बुदापेस्ट। हंगरी की जो कैपिटल है उसका नाम बुदापेस्ट, उसके अंदर ये मीटिंग हुई थी इसलिए इसका नाम क्या है, बुदापेस्ट मेमोरेंडम। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। तो तब से यूक्रेन के पास अब न्यूक्लियर बम है नहीं, और अब न्यूक्लियर को ये मतलब यूक्रेन को पता चल रहा हो कि अमेरिका की बात मानने का कितना बड़ा वो हो रहा है। क्योंकि अगर किसी देश के पास न्यूक्लियर बम है तो उस पर कोई अटैक करना दूर, अटैक करने का कोई सोचता भी नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन अभी तो रशिया को कोई डर ही नहीं है, तो ये वाली बात हो गई। अब चलते चलते आया, अब समय के साथ क्या देखा कि यूक्रेन का जो है ना झुकाव, एक तो देखिए यूक्रेन के जितने भी देश ही टूटे थे सब के सब, सबका झुकाव वेस्ट की तरफ बढ़ता जा रहा था। ये जुड़ी गए तीनों के तीनों बाल्टिक नेशन जो थे, एस्तोनिया, लातविया और लिथुआनिया जुड़ी गए थे मतलब नाटो में। बेलारूस खैर नहीं जुड़ेगा क्योंकि बेलारूस बहुत तगड़ा मित्र है, बेलारूस और रूस ऐसे करके समझ लो, दोनों में RUS आ रहा है, तो बहुत तगड़े मित्र हैं ये दोनों, तो इनकी कोई समस्या नहीं है। अच्छा, लेकिन यूक्रेन बहुत तगड़ा, ये जोड़ने के लिए इसने एप्लीकेशन तक दे रखी है। सोचिए, यूक्रेन की कैपिटल का नाम है कीव, इसका भी याद रख लीजिए, आगे काम आएगी ये। अच्छा, तो देखिए यूक्रेन ने अलग एप्लीकेशन दी हुई है जुड़ने के लिए वहाँ पे। ठीक है जी, अब रशिया इस बात से बहुत समय से परेशान है। तो देखिए एक बात आपको बता दूँ, यूक्रेन में थोड़ी सी अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ, आपको दिख रहा होगा यूक्रेन का ये बॉर्डर है, ये पूरा, एक सेकेंड, ये पूरा यूक्रेन बना दिया मैंने। ये जो यूक्रेन है, अब यूक्रेन का ये हिस्सा जो रसिया से थोड़ा टच है, मतलब ये वाला हिस्सा रसिया के आसपास जो मतलब ईस्टर्न जो पार्ट है यूक्रेन का, इधर की तरफ रशियन बोलने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। रशियन बोलने वाले नहीं, रशिया को सपोर्ट करने वाले भी, जो चाहते हैं कि यूक्रेन दोबारा रशिया में ही जुड़ जाए। समझ रहे हो बात को? ऐसे लोग जो सोचते हैं कि यूक्रेन को रशिया का पार्ट होना चाहिए, US की तरफ नहीं जाना चाहिए, और रशियन बोलते हैं ये लोग, इधर की तरफ ऐसे लोग ज़्यादा हैं। अब यूक्रेन चाहता है वेस्ट की तरफ जुड़ना, तो इन लोगों को ये बोलता है सेपरेटिस्ट। सीधी सी बात है, जो देश के बारे में नहीं सोच, जो देश से उल्टा सोचते हैं उनको वो देश सेपरेटिस्ट ही बोलता है, और जो रशिया के बारे में सोचते हैं इसलिए रशिया इनको बहुत अच्छा समझता है, इन लोगों को जो इधर रहते हैं। तो इधर वाला जो एरिया है, इधर दो एरिया हैं बहुत बड़े बड़े, इनका नाम है लुहांस और डोनेट्स्क। समझ रहे हो बात को, क्या क्या नाम है? जैसे अब वो बताऊँ मैं, ये पूरा बहुत बड़ा एरिया है, तो ऊपर वाले एरिया का नाम क्या है, लुहांस्क, और नीचे वाले का नाम है डोनेस्क। लुहांस और डोनेस्क, इधर इस वाले एरिया में जो यूक्रेन का ये वाला हिस्सा है, इसमें थोड़ा रशियन सपोर्टर कुछ ज़्यादा हैं। तो इसको याद रखिए आप, इसकी काम में थोड़ा आगे बढ़ेगा। अब क्या हुआ कि रशिया ने बहुत समय से यूक्रेन से थोड़ा सा वो बना हुआ है कि यार ये बहुत नाक बदम करे दे रहा है। रशिया बहुत समय से चाहता था कि इसका कुछ ना कुछ किया जाए। तो 2014 में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, और ये यूक्रेन का जो नीचे का हिस्सा है, ठीक है, देख रहे हो क्या,
ये जुड़ा हुआ है वैसे तो ऊपर से यहाँ पे कोई समंदर नहीं है, जुड़ा ही हुआ है, लेकिन नीचे वाला जो हिस्सा है ये पूरा पानी में है, दिख रहा होगा आपको, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसको बोलते हैं। अब आपको पता है कि ऐसी कोई भी बॉडी या ऐसा कोई भी लैंड जो तीन हिस्सों से पानी से जुड़ा हो और एक हिस्से से ज़मीन से जुड़ा हो, उसको क्या बोलते हैं? पेनिसुला। तो इसका इस जगह का नाम क्या है? क्रीमिया है। क्या है इस जगह का नाम? क्रीमिया, इसलिए इसको बोलते हैं क्रीमियन पेनिसुला। तो जो क्रीमियन पेनिसुला है इसको रशिया ने कब्जा लिया था। अब रशिया से टच भी होता है। कब जो कब्जा लिया था? 2014 में हमला करके, आज से मतलब 7 साल पहले। तो 2014 में रशिया ने यूक्रेन का ये वाला हिस्सा कब्जा लिया है। ठीक है जी, काफ़ी समय से कब्जा रखा है, मतलब रशिया की तैयारी बहुत समय से है। अब कोई दिक्कत नहीं, रशिया इतना कुछ करता भी नहीं, लेकिन आप समझिए पहले ये क्रीमियन पेनिसुला को कब्जा लिया। कब्जा आया था? 2014 में हमला करके। अच्छा, अभी के वक्त का समझिए। अब फिर क्या हुआ उसके बाद? क्रीमियन पेनिसुला कब्जा लिया, इधर की तरफ के हिस्से में वो रहते ही हैं रशियन सपोर्टर, तो वो काफ़ी खिलाफ लड़ते रहते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में, वैसे कश्मीर का इशू तो बहुत अलग है, वो तो फालतू में ही मरे जा रहे हैं। इनकी बात करते हैं कि ये फिर यूक्रेन की आर्मी के खिलाफ लड़ते रहते हैं। ठीक है, तो फिर 2014 में ये कांड हो गया कि ये कब्जा लिया। अब ये लोग क्या चाहते हैं कि ये रशिया का पार्ट बन जाए यूक्रेन। इधर वाले जो हिस्से के लोग हैं जो यूक्रेन की साइड में रहते हैं, ये लोग ये चाहते हैं कि इधर वाले हिस्से का वो पार्ट बन जाए। अच्छा, तो यूक्रेन की सरकार ने, जो इनकी जो सरकार थी और यहाँ के जो लोग थे, ये कुछ ज़्यादा वो उस वक्त उत्पाद मचा रहे थे। जब 2014 के वक्त हमला हुआ था ना, उस वक्त थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे थे ये इधर के जो लोग थे। इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, इनके बीच में, रूस की सरकार के बीच में नहीं हुआ था, इनके मतलब यूक्रेन की सरकार और इधर वाले जो लोग थे इनके लीडर्स के बीच में। उसमें रशिया के प्रेसिडेंट को बुलाया गया था, वो बात अलग है, लेकिन एग्रीमेंट असली इनके बीच में था, यूक्रेन की गवर्नमेंट और जो ये सेपरेटिस्ट जो थे, ठीक है, जो चाहते थे कि यूक्रेन उधर जुड़ जाए, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं, इसका नाम क्या है? मिन्स्क एग्रीमेंट। क्या है बेटा? एक सेकेंड, इसका नाम है MINS, मिन्स्क एग्रीमेंट। समझ रहे हो बात को? इसका नाम मिन्स्क एग्रीमेंट क्यों है? मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एग्रीमेंट केवल उस जगह के नाम पे होता है जहाँ पे वो एग्रीमेंट हुआ होता है। तो ऊपर जो देश है इसके ऊपर बेलारूस, इसकी कैपिटल का नाम क्या है? मिन्स्क। बुदापेस्ट जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? हंगरी में हुआ था, हंगरी कैपिटल बुदापेस्ट में। मिन्स्क एग्रीमेंट बेलारूस की कैपिटल बेलारूस में हुआ है। अच्छा, मिन्स्क एग्रीमेंट में यही बात हुई थी कि शांति से रहो, और वही जो है हो जाता है कुछ भी। ठीक है, लेकिन उसका वैसे कोई पालना हुई नहीं। तो रशिया से पूछते भाई मिन्स्क एग्रीमेंट को फॉलो क्यों नहीं करते? तो रशिया बोलता है कि हम क्या करें, मतलब हमारा तो कोई समर्थन नहीं है इन लोग को। भले ही रशिया इन लोग को बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन रशिया बोलता है हम थोड़ी कर रहे हैं जो उधम कर रहे हैं, उधम तो ये लोग मचा रहे हैं इधर के। तो मिन्स्क एग्रीमेंट का तो हमसे क्यों बोल रहे हो, इनसे बोलो ये क्यों फॉलो नहीं कर रहे। अच्छा, जो भी है, इनका जो भी हुआ 2014 में ही हो गया था, उस लड़ाई के बाद, जब क्रीमियन पेनिसुला को, मतलब ये वाले जो हिस्से को कब्जा लिया था, तब हो गया था मिन्स्क एग्रीमेंट। ये बात खत्म हो गई। अच्छा, और देखिए फिर अब जाके 2022 में आपने जब से सुना है कि जब से युद्ध होने वाला है, फिर रशिया ने पूरा प्लान बना लिया, ये सुधरेगा है नहीं, यूक्रेन जो है इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब यही मतलब इसने हमला ही क्यों किया वो मैं आपको समझाता हूँ। पहला जो इसका प्राइम मिनिस्टर था वो वेस्ट की तरफ से था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। ठीक है, लेकिन सॉरी प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट। लेकिन अभी जो इनका प्रेसिडेंट बन गया है जिसका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की। अच्छा, रशिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन। और यूक्रेन का जो अभी के वक्त प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर जेलेंस्की। वो एक कॉमेडियन था आज से 4 साल पहले, और उन्होंने अपनी एक फ़िल्म बनाई थी, शॉर्ट फिल्म कुछ भी बोल दो, जिसमें इस तरह का उन्होंने रोल निभाया था कि वो कॉमेडियन होते हैं और सुबह उठते हैं तो वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं रूस के, और फिर वो रशिया के कितनी मत सॉरी रूस के नहीं, उसके मतलब यूक्रेन के प्रेसिडेंट बन जाते हैं और यूक्रेन के कितना भला कर देते हैं ये वो। तो अब पुराना वाला जो मतलब जो प्रेसिडेंट था उसके ऊपर करप्शन के काफ़ी ज़्यादा चार्जेस थे, तो लोगों ने कहा कि इसको ही बना देते हैं, और सच में ही जीत भी गया, जिसका नाम व्लादिमीर जेलेंस्की। तो एक कॉमेडियन इस तरह से प्रेसिडेंट बन गया। यूक्रेन की आबादी है टोटल 4 करोड़, तो काफ़ी अच्छी इसकी फैन फॉलोइंग थी, बहुत अच्छा कॉमेडियन था, इसलिए बन गया यहाँ का प्रेसिडेंट। सबसे पहली बात समझ आ गई। वो आपको पता होगा कि ज़्यादातर जो कॉमेडी होते हैं, मतलब ये जो हंसी ट्रोली करने वाले लोग होते हैं, चाहे इंडिया के हों चाहे कहीं के हों, ये कुछ वेस्ट के इन्फ्लुएंस में कुछ ज़्यादा ही रहते हैं, हद से ज़्यादा। इनको US यूरोप कुछ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं एक नॉर्मल साइकोलॉजी बता रहा हूँ। ये जो कॉमेडी टाइप उठाई गिरा जो लोग होते हैं, इनकी ऐसी आदत होती है कि थोड़ा US की तरफ झुके रहो। अब ये आदमी तो कुछ ज़्यादा ही, तब से इसने कुछ ज़्यादा ही प्रयास कर दिए, US से बहुत ज़्यादा अपने संबंध बढ़ा दिए, यूरोप से अपने बहुत संबंध बढ़ा के रख दिए।
नाटो के लिए एप्लीकेशन डाल दी अभी जुड़ने के लिए, इसी ने डाली है नाटो के लिए जुड़ने के लिए एप्लीकेशन। तो दिमाग यहाँ से ख़राब होने लगा इसका, पुतिन साहब का। पुतिन ने कहा यार इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो 2022 की शुरुआत से ही उन्होंने क्या कर दिया, अपनी आर्मी तैनात कर दी। मतलब उन्होंने अटैक का पूरा प्लान कर लिया, आर्मी का तैनात कर दिया। वो समझिए ये पूरा है यूक्रेन का बॉर्डर, ठीक है जी। आर्मी बताऊँ कहाँ का रख दी, इस पूरे हिस्से पे, मतलब बॉर्डर पे आर्मी रख दी। बेलारूस से बहुत अच्छे संबंध है, मैंने आपको बताया, रूस रूस दोनों मतलब बहुत अच्छे से रहते हैं, ये समझ लो। इधर ऊपर की तरफ बेलारूस की तरफ अपनी आर्मी रख दी, अच्छा। नीचे तरफ पानी की तरफ मतलब शिप्स लगा दी। तो कुल मिला के ये तीनों हिस्से से बहुत अच्छे से घेर लिया। अब रशिया से बहुत दिन से बोल रहे थे कि भाई साहब, बहुत दिन से बोल रहे थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो रशिया तब से बोल रहा था कि हम तो एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं बेलारूस के साथ, ठीक है जी, कि कोई हमला नहीं करने वाले। लेकिन सबको पता था करने वाले हैं हमला और करेंगे ही। लेकिन ऐसे कोई देश किसी पे हमला करेगा तो ज़्यादा लोग बुरा मानेंगे, तो कुछ ना कुछ बहाना तो चाहिए हमला करने के लिए, किस बहाने से हमला करें। तो असली में अब तक आपकी ये बात तो समझ आ गई कि पुतिन को दिक्कत यूक्रेन से नहीं है, यूक्रेन की जो करंट गवर्नमेंट है, उसका जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की है, उससे दिक्कत है। समझ रहे बात को, वो नहीं मानता, पुतिन साहब नहीं मानते कि ये आदमी सही है, ये वेस्ट की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव, कॉमेडियन आदमी है तो समझ लो आप, वेस्ट की तरफ झुका रहेगा ही। ये आपके मेरे ख्याल से आप क्लैरिटी मिल रही होगी कि इनके बीच में क्यों वॉर चल रहा है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये हुआ यहाँ तक क्लियर पूरा सिस्टम। अब जैसे अब आगे की बात करें तो इस पे फिर अब कुछ ना कुछ बहाना चाहिए भाई साहब अटैक करने के लिए। क्या करें, क्योंकि बहुत दिन तक नहीं किया। यूएस ने खूब चेतावनी दी, मतलब यूक्रेन को अटैक होगा, और रशिया बोलता नहीं नहीं करेंगे, ठीक है। पर एक चीज़ आप देखिए, जो यूएस इसका इतना कर रहा मित्र बना हुआ था, इतना तगड़ा मित्र कि भाई साहब नाटो में ऐड करने के लिए एप्लीकेशन इसने डाल दी थी यूक्रेन ने, ठीक है। और बहुत उनके बहुत मीटिंग वगैरह होती थी, रशिया से चिढ़ता था बहुत। आज के वक्त में जैसे जैसे अटैक का मामला हुआ, तो यूएस का जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, वो इतना कमज़ोर प्रेसिडेंट है, मतलब आप ये समझिए कि भाई मान लिया कि तुझे यूक्रेन की हेल्प नहीं करनी, तो बोलने की क्या ज़रूरत है। भाई साहब बंदे ने, मतलब जो बाइडन का बयान जो आया था, जो वॉर होने से, मतलब ये सब आर्मी होगी उससे कुछ दिन पहले ही, अटैक होने से कुछ दिन पता क्या बयान आया था। ये बयान दिया कि मैं वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट नहीं करना चाहता यूक्रेन के चक्कर में, हमारी सेना बिल्कुल नहीं लड़ेगी यूक्रेन की तरफ से। अरे बोलने की क्या जरूरत थी, अगर नहीं बोलेगा आदमी तो रशिया को थोड़ा डर तो रहेगा। उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया तो वैसे भी। और हाँ, दूसरी चीज़, जो अपने पुतिन साहब हैं, उन्होंने भी ये बोल दिया कि अगर हमारे और यूक्रेन के बीच में कोई आएगा तो तुमको मैं पलक झपकाने तक का मौका नहीं दूंगा। यही डिट्टो लाइन बोली थी, ठीक है। मतलब मैंने अपनी, और उन्होंने अपनी हाइपरसोनिक जो मिसाइल हैं उनको यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे से एक्टिव कर दिया। थोड़ा न्यूक्लियर है मेरे पास, कोई भी अगर बीच में आ गया तो सोच लेना। तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके उसमें न्यूक्लियर हो, हमला हो। अच्छा, ये सब छोड़िए, अब देखते हैं कि हमले के लिए कुछ जो बहाना चाहिए वो कैसे। देखिए इस वाले एरिया में आपको पता है सपोर्टर रहते हैं रशिया के। ऊपर वाले एरिया को बोलते हैं लुहांस्क, नीचे वाले को डोनेस्क, ठीक है। तो अब रूस ने क्या किया, पहले तो ये जो नीचे वाला जो एरिया है इसको 2 हिस्सों में बांट दिया, मतलब खुद की मर्जी से, किसी से पूछा नहीं। बोल दिया कि आज से मैं इसको 2 देश बना रहा हूँ, इनको अलग अलग, इन 2 हिस्सों को। ऊपर वाले को बोलता हूँ लुहांस्क, नीचे वाले को बोलता हूँ डोनेस्क। 2 देश बन गए, विकीपीडिया पेज बन गए, इनके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बन गए दोनों के। समझ रहे हो बात को, किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया। अकेले रसिया ने बोल दिया कि ये है, ये इसका प्राइम मिनिस्टर है, ये सॉरी प्रेसिडेंट है, ये इसका प्रेसिडेंट है, और पूरा सेट कर दिया मामला। तो भाई साहब ऐसे करके 2 देश बन चुके हैं। अब इन दोनों देशों ने हेल्प मांगी, अब भाई देश बन चुके हैं। अब इन दोनों देशों ने हेल्प मांगी किसकी, रशिया की, कि भाई साहब हमारे पास अभी हमारी आर्मी नहीं है इतनी स्ट्रांग, चीज़ बात है, नए नए देश बने हैं, तो हमारी हेल्प कर दी। यूक्रेन की आर्मी हमारे एरिया में घुस के बहुत परेशान कर रही है। उस बहाने से रशिया ने अटैक किया है कि मैं एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा हूँ, मेरे साथ के 2 देश हैं लुहांस्क और डोनेस्क, उनकी हेल्प करने के लिए मैं यूक्रेन को डिमिलिटराइज करने वाला हूँ, यहाँ की मिलिट्री को हटाने वाला हूँ। सीधी बात है, यहाँ से ये वाली बात है। इसलिए इन्होंने हमला किया है अपने 2 देशों की, मतलब 2 मित्र देशों की हेल्प के लिए, लुहांस्क और डोनेस्क, जो इन्होंने 10-15 दिन पहले ही बनाए हैं नए देश। अब आपके मेरे ख्याल समझ आ गई कि बहाना क्या है, ये क्यों है। क्योंकि यूएन के जो यूनाइटेड नेशन जो है, अच्छा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा यूएन क्या होता है। ये सब आप बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं कि किस तरह से ये वॉर नहीं है, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है यूक्रेन की नज़रों में।
सॉरी रशिया के मतलब नज़रों में, कि हम तो उनकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, ये इतना समझ आ गया आपके। अच्छा, आप समझ लेते हैं एक थोड़ा सा एक एंगल यूएन का समझ लो आप थोड़ी देर के लिए। यूएन क्या है? जब वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म हुआ तो कई सारे देशों ने मिलके 50 देशों ने ये सोचा कि देखिए अपन क्या है, एक बहुत बड़ी संस्था बनाते हैं जिससे अगला वर्ल्ड वॉर ना हो। कैसे? जिससे शांति बनी रहे देशों में। ठीक है, उसके लिए यूनाइटेड नेशंस करके बनाया। इसके भी कई सारे हिस्से बनाए। एक होता है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल, एक होता है यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल, एक होता है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली। समझे? सिक्योरिटी काउंसिल इसी तरह के मुद्दों को देखेगी, कोई वॉर हो गया पूरी दुनिया में तो इस तरह के मुद्दों को देखेगी। ह्यूमन राइट्स काउंसिल अलग, इसी तरह के कहीं पे अगर कहीं ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है, मानव अधिकारों का, तो वो सब देखेगी। जनरल असेंबली में सारे के सारे देश हैं पूरी दुनिया के, 193 देश आते हैं टोटल यूएन के अंदर, वो जनरल असेंबली के अंदर बैठते हैं। मतलब यहाँ से देश से एक एक आदमी जाके, जिसको भी भेजा जाता है देश की तरफ से, वो इनमें जाके बैठता है। समझ गए मेरे ख्याल से आप? अच्छा, समझ लेते हैं। जैसे यूएन की पहली चीज़ बताई थी मैंने, सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें क्या होता है? इसका ऐसा बनाया था सिस्टम कि इसमें 15 मेंबर होंगे टोटल। 5 को तो रखा जाएगा परमानेंट और 10 होंगे नॉन परमानेंट। 5 जो परमानेंट मेंबर होते हैं उनके पास होती है वीटो पावर। वीटो पावर का मैं आपको मतलब बताने वाला हूँ। जैसे जब मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाई थी तो मैंने बताया था वीटो का मतलब होता है किसी चीज़ को रद्द कर देना। तो पहले तो यूएनएससी में क्या, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये किस लिए बनाएगी? देश पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए, कि अगर कोई देश किसी को परेशान करेगा तो ये सब मिलके एक पीस कीपिंग फोर्स बनाएंगे। पीस कीपिंग तो शांति स्थापित करने वाली फोर्स, और उसके खिलाफ लड़ेंगे। ये सब काम था असली में यूएनएससी का। ठीक है, फिर किया तो पूरी दुनिया में जब भी कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड थ्रेट आता है, मतलब कहीं कोई लड़ाई दंगा हो जाता है, तो यूएनएससी में वो बात रखी जाती है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। आपको ये समझ आ गया? इसमें कितने मेंबर टोटल? 5 परमानेंट प्लस 10 नॉन परमानेंट। ये जो नॉन परमानेंट जो मेंबर हैं ये सभी देशों में से चुनते रहते हैं, 2 साल के लिए बनते हैं नॉन परमानेंट। जैसे अभी भारत मतलब दिसंबर 2022 तक नॉन परमानेंट मेंबर भारत भी बना हुआ है। 5 परमानेंट कौन से मैंने बता दिया। इनके पास किसी भी प्रस्ताव को वीटो करने की पावर है, मतलब उसे खारिज करने की। ठीक है, तो इससे ये समझ तो आपके आ गया होगा कि कोई भी देश उद्यम नहीं कर सकता पूरी दुनिया में, बस ये 5 देश कर सकते हैं। अगर ये कुछ भी करेंगे तो इनके खिलाफ अगर कोई प्रस्ताव भी आएगा तो ये इसे क्या कर देंगे? वीटो कर देंगे। अच्छा, ऐसी अलग चीज़ होती है। एक होती है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इसमें बहुत सारे लोग वोट करते हैं, सारे के सारे देश मिलके। अच्छा, एक होती है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली। इसे समझिए आप। इसका मतलब टोटल मिला के 193 देश जितने भी हैं वो सब के सब वोट करते हैं, और किसी के पास भी वीटो पावर नहीं है। समझ रहे हो बात को? किसी के पास भी क्या नहीं है? वीटो पावर। मतलब प्रस्ताव बिल्कुल वोट की जाएगी, सबके सब देश वोट करेंगे। ये आपके समझ आ गया? अभी आप अभी तक की कहानी से इतना समझ चुके हैं कि क्या चल रहा है, मतलब कि मतलब सॉरी कि मतलब क्या क्या है, यूएनएससी क्या है, यूएन जनरल असेंबली क्या है, ये सब आपके समझ आ चुका। अच्छा, तो मतलब तो रसिया ने इसी का फ़ायदा उठाया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसने इन 2 देशों को किया, पहले तो यहाँ पे 2 हिस्से हैं, लुहांस्क और डोनेट्स्क, इन दोनों को एक आज़ाद देश डिक्लेयर किया। फिर उसके बहाने से उस पर क्या कर दिया? हमला, कि मैं तो इनकी मदद कर रहा हूँ, ये कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। क्योंकि यूएन में ऐसा लिखा हुआ है, अगर कोई देश दूसरे की मदद के लिए, मतलब दूसरे देश में अगर कोई उसकी मदद करना चाहता है तो वो तो कर सकता है। तो इसी बात का उसने फ़ायदा उठाया है। अच्छा, फिर भी यूक्रेन ने ये मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पर उठाया और वोटिंग हुई। समझ रहे हो बात को? अब वोटिंग का मतलब समझिए आप। जैसे यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने वोटिंग करवाई इसके ऊपर कि भाई ये रसिया ऐसे ऐसे करके गलत कर रहा है। तो आप समझिए टोटल 15 मेंबर थे। वैसे तो खैर रसिया ने इसे वीटो ही कर दिया, तो मतलब रसिया के खिलाफ था इसलिए उसने वीटो कर दिया, खत्म। मतलब उसने अगेंस्ट में वोट कर दी तो प्रस्ताव क्या हो गया? खारिज हो गया, बात खत्म हो गई। अच्छा, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए, इसमें तो मतलब कुल मिला के 3 देशों ने वोट ही नहीं किया। मतलब 2 तरह की चॉइस होती है जब भी आदमी वोट, मतलब 3 तरह की चॉइस, या तो जो प्रस्ताव आया उसके पक्ष में वोट करो, या उसके अगेंस्ट में वोट करो, मतलब विरुद्ध वोट करो, या वोट ही मत करो। तो ऐसे 3 देश थे जिन्होंने वोट ही नहीं किया, इंडिया, चाइना और एक यूएई। समझ रहे बात को? ये तीसरा देश इंपॉर्टेंट है। इंडिया चाइना का समझ आता है कि इंडिया चाइना के रिलेशन अच्छे हैं, तो वो बिल्कुल न्यूट्रल स्टैंड रख रहे हैं कि ना हम यूक्रेन की साइड बोल रहे हैं ना हम रसिया की साइड बोल रहे हैं। इंडिया ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर रखा है कि हम दोनों में से किसी की साइड नहीं बोल रहे, और इंडिया वॉर को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। इंडिया बोलता है कि बातचीत से मसले को सुलझाया जाए। लेकिन फिर भी इंडिया के इस स्टैंड को जो दुनिया भर के देश हैं
वो इस तरह से दिखा रहे हैं कि इंडिया रूस के पक्ष में बोल रहा है, क्योंकि एक तरह से उनकी नज़र में रूस के खिलाफ वोट ना करना, मतलब रूस के खिलाफ ना वोट करना भी रूस का सपोर्ट करने की जैसा ही है। मतलब आप भले ही वोट नहीं कर रहे किसी की तरफ, ना उसके खिलाफ ना उसके पक्ष में, तो ये भी रसिया का सपोर्ट ही है वेस्टर्न देशों के हिसाब से। आप मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे, वो ऐसा कह रहे हैं कि भाई तुम वोट क्यों नहीं कर रहे हो। अच्छा, फिर इसके बीच में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिससे आपको वर्ल्ड लेवल पर जियो पॉलिटिक्स समझ आएगी कि क्या चल रहा है। देखिए, आपको समझने की ज़रूरत है कि इंडिया, पहले तो आप इंडिया को समझिए कि इंडिया किसी पक्ष में क्यों नहीं बोलना चाहता है। देखिए, पहले क्या था कि इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे थे रशिया से, अभी भी बहुत अच्छे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो रसिया ने क्या है, बहुत ही पुराने समय से, मतलब ऐसे कई बार आए हैं जब पूरी की पूरी दुनिया इंडिया के खिलाफ हो गई है, तो रसिया ने उस वक्त इंडिया की हेल्प की है। हेल्प कैसे की है? जैसे इंडिया पाकिस्तान के कई बार मामलों में जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के खिलाफ प्रस्ताव लाए गए हैं, कब कब लाए गए थे? 1971 का जब वॉर हुआ था तब लाए गए थे भारत पाकिस्तान का। जब हमने परमाणु परीक्षण किया था तब भी इन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलकर हमारे खिलाफ यूएनएससी में प्रस्ताव लाया था। तुमको पता है कि कौन सी कंट्री, मतलब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ उस वक्त, लेकिन एक कंट्री थी रशिया जिसने उसको वीटो कर दिया था। वीटो मतलब खारिज ही करवा दिया था। तो आप खुद समझ सकते हो कि रशिया हमारा कितना खास अलाई रहा है। लेकिन मैं आपको एकदम रटी रटाई बातें नहीं बताऊंगा कि रशिया हमारा खास अलाई है इसलिए सब उसने हमारी हेल्प की। देखिए, खास अलाई है वो, लेकिन इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा कि हम रशिया के ही खास अलाई क्यों बने, हमने यूएस से इतने अच्छे संबंध क्यों नहीं बना पाए हम। तो उस वक्त की आपको पॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी। उस वक्त देश में कांग्रेस का राज था, और कांग्रेस बहुत ही सोशलिस्ट टाइप की गवर्नमेंट चाहती है। सोशलिस्ट टाइप गवर्नमेंट मतलब ऐसी होती है, एक तरह की कम्युनिस्ट टाइप की गवर्नमेंट समझ लीजिए आप, जैसे स्टेट के हाथ में पूरा कंट्रोल हो, ऐसा कांग्रेस चाहती है। चाइना में भी इसी तरह की है और रशिया में भी इस तरह की है। तो अपना झुकाव वेस्ट से ज़्यादा, मतलब कांग्रेस के टाइम पे जो कांग्रेस के लीडर हैं वो सोशलिस्ट टाइप की गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, इसलिए उनका झुकाव रशिया की तरफ शुरू से ही था। भले ही रशिया से हमने सारे के सारे वेपन खरीदे हैं, और आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन रशिया से खरीदे हुए वेपन हमको हमेशा महंगे ही पड़े हैं। अगर हम उन्हीं वेपन को अमेरिका से खरीदते ना उस वक्त तो सस्ते पड़ते, लेकिन फिर भी इंडिया के उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन हो, ये इतने बड़े सोशलिस्ट थे कि उन्होंने रशिया को ही चुना और रशिया से घाटे में वेपन खरीदे। तो आप समझ सकते हो कि रशिया की और इंडिया की फ्रेंडशिप बहुत लंबे समय से बनी है इस तरह से, समझ रहे हो। अमेरिका की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी उस वक्त, और ये अपनी इंडिया की सोशलिस्ट रशिया की तरह। तो इस तरह से एक तो रशिया और अमेरिका वैसे ही खिलाफ थे, और अपन अपन की सोच रशिया जैसी थी, तो इस वजह से हम थोड़ा रशिया की तरफ ज़्यादा झुके रहे हैं, और रशिया भी अपने बहुत ही पक्ष में रहा है शुरू से। आप मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे कि रशिया और हमारे संबंध इतने अच्छे क्यों हैं। और रशिया ने, और दूसरी बात, मैं ये कोई ब्लेम भी नहीं कर रहा कांग्रेस को कि उन्होंने कोई गलत किया। देखिए, अलग अलग आदमी की सोच जैसी होती है उस तरह से चलता है देश। अभी कुछ और तरह से चल रहा है, आगे जाके और भी अलग तरह के लीडर आएंगे, अलग तरह की सोच आएंगी, अलग तरह से देश चलेंगे। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है कि रशिया ने हर वक्त हर मोड़ पर बहुत ही अहम रोल में हमारा साथ दिया है। खैर, उस सब के ऊपर तो एक अलग लेक्चर हो सकता है। तो सुनिए, तो ये पहला कारण हो गया कि हमें रशिया का सपोर्ट करना है, लेकिन डायरेक्ट सपोर्ट कर नहीं सकते। समझ रहे हो क्या बात को आप? डायरेक्ट सपोर्ट करेंगे तो फिर तो ये एक बात हो जाएगी कि भाई इंडिया वॉर को सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन में एक बढ़िया डेमोक्रेसी है उस पर रशिया ने हमला कर दिया, तो ये गलत बात ही है ना। तो हम उसको डायरेक्ट सपोर्ट तो कर नहीं सकते कि उसका अगेंस्ट ही, मतलब खिलाफ ही वोट कर दे रशिया के बिल्कुल। इसलिए हमने ना वोट किया, हमने वोट ही नहीं किया। तुम समझ रहे हो बात को? अच्छा, ये हुई बात। अब समझिए, फिर इसके बाद प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में भी लाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। आप मैंने बताया जनरल असेंबली में किसी के पास वीटो पावर नहीं है, सबके सब देश वोट करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए 140 के आसपास देशों ने रसिया के खिलाफ वोट किया, ठीक है। 5 देशों ने रशिया के पक्ष में वोट किया, और 35 के आसपास देशों ने वोट ही नहीं किया। जिन्होंने वोट नहीं किया उसमें तो वही है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश। समझिए आप, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी कंट्री जो इन्होंने भी क्या है, वोट नहीं किया। तो ऐसे 35 देश थे जिन्होंने किसी के पक्ष में वोट नहीं किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने हमारी देखा देखी वोट नहीं किया। खैर, बांग्लादेश तो करेगा ही नहीं, क्योंकि बांग्लादेश तो बहुत सपोर्टर है रशिया का। क्योंकि मैंने बताया 1971 के वॉर में जब बांग्लादेश खुद बना था तो रशिया ने हेल्प की थी इंडिया की। तो असली में बांग्लादेश, अगर रशिया ना होता तो बांग्लादेश बना ही ना होता। अच्छा, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए कि इसे छोड़िए आप किसने वोट नहीं किया। यहाँ जनरल असेंबली की वोटिंग में ये जरूरी है कि किसने रसिया के पक्ष में वोट किया, ये समझिए। तो देखिए, रसिया के पक्ष में किसने वोट किया? एक तो खुद रशिया ने, एक तो रूस खुद, ठीक है जी, एक बेलारूस ने। समझ रहे हो बात को? अच्छा, एक और देश है
एक बेलारूस हुआ, और हाँ सबसे मेन चीज़ एक है नॉर्थ कोरिया। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन नॉर्थ कोरिया ने पक्ष में वोट किया है भाई साहब, ठीक है जी। एक कंट्री है बुल्गारिया, जिसने उसके पक्ष में वोट किया है। अच्छा, और एक और कंट्री है इधर की तरफ, ये इजिप्ट, मतलब जो रसिया में एक इरिट्रिया। ये जो 5 कंट्री है ना, एक तो खुद रसिया और बाकी ये 4 मैंने आपको बता दी, इन्होंने रसिया के पक्ष में वोट किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है नॉर्थ कोरिया, वही किम जोंग उन वाली, जो वैसे ही अमेरिका के खिलाफ रहता है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक बहुत मीम भी वायरल हो रहा था कि रशिया के वो प्राइम वो बोल रहे थे कि भाई दिल से बुरा लग रहा है, तूने मेरे बिना वर्ल्ड वॉर 3 कैसे स्टार्ट कर दिया। तो ये है अभी तक का जो मसला है। तो आपके ये बात पूरी समझ आई कि ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं। अच्छा, अब क्या किया है, जब से युद्ध होना स्टार्ट हुआ है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जो पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया मिन्स्क एग्रीमेंट के बारे में, बताया इनके बीच में मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था। तो मिन्स्क कहाँ की राजधानी, बेलारूस की। अच्छा, एक बुदापेस्ट एग्रीमेंट हुआ था, ये मैं बता चुका हूँ आपको, बुदापेस्ट हंगरी की राजधानी है। अच्छा, ये आपको मतलब यूपीएससी में जो क्वेश्चन है वो कहीं से भी आ सकता है। तो जो मतलब यूक्रेन के जो आसपास के, ये तो यूक्रेन हुआ अपना, ठीक है। यूक्रेन के जो आसपास के देश हैं, जैसे पोलैंड है, पोलैंड की राजधानी वॉर्सो, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। और एक चीज़ जैसे बुचारेस्ट जो जगह है वो रोमानिया में है। अभी सुनिए, अभी यूएस, मतलब सॉरी, रशिया और यूक्रेन के बीच में बातचीत चल रही है, वो कहाँ पे चल रही है, यहाँ पे एक शहर है, देखिए यूक्रेन है ये, यूक्रेन के ऊपर बेलारूस में ये बॉर्डर पे एक शहर है जो दिख रहा होगा आपको, इसका नाम है गोमेल। यहाँ पे बात हो रही है। अगर इस बात से मसला अगर हल हो जाता है तो इस एग्रीमेंट का नाम अपने आप ही गोमेल एग्रीमेंट हो जाएगा। गोमेल कहाँ पे है आपसे पूछ सकते हो, तो बेलारूस के अंदर है। अच्छा, बेलारूस के प्रधान जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। 1991 से लेके 2021 तक पूरे 30 साल हो चुके हैं इनको, हर बार जीत के आते हैं, इतने खतरनाक लीडर हैं वहाँ के। ये हर बार ये बोलते हैं कि ये 90% वोट के साथ जीतते हैं, लेकिन बाकी की सारी कंट्री ये मानते हैं कि ये इलेक्शन में बहुत बड़ी धांधलेबाजी करते हैं, और किसी जो भी इनके सामने खड़ा होता है या तो उसको मरवा देते हैं या जेल में बंद करवा देते हैं। ये इनके बारे में धारणा है। आपको एक यहाँ की थोड़ी जियो पॉलिटिक्स इतना तो पता होना चाहिए कि यहाँ के आसपास है कौन। देखिए एक सेकेंड, आसपास के जो देश हैं, अभी इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बची हुई, जैसे ऊपर है बेलारूस, ठीक है जी, ये हिस्सा, इधर पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, और देखिए इस कोने में मैं हब में बार बार ये जो इसका नक्शा है थोड़ा गलत बना देता हूँ यूक्रेन का, जैसे ये जो है ये यूक्रेन है, इधर इस कोने में ये जो छोटा सा देश ये है मालदोवा, ठीक है। अब ये ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये मालदोवा भी पहले उसका हिस्सा था, तो मालदोवा पे भी हमला होने वाला है यूक्रेन के बाद। इसका एक अलग रीज़न है, उसके बारे में अपन बात नहीं कर रहे, खैर वो सब छोड़िए। अभी आपको ये समझने की ज़रूरत है। अब सुनिए, आपको पता होगा कि इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट इधर पढ़ने जाते हैं, रशिया में, यूक्रेन में, क्या पढ़ने, मेडिकल, क्योंकि इधर मेडिकल के लिए नीट का एग्ज़ाम निकालना पड़ता है और सीट्स हैं लिमिटेड। जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं निकल पाता नीट या एम्स का, उधर यहाँ पे पैसे दे के सस्ते में थोड़ी यहाँ से मेडिकल हो जाती है 25-30 लाख रुपए में, इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ करते हैं। तो यूक्रेन में कुल मिला के अपने इंडिया के 20,000 स्टूडेंट फंसे हुए थे। अब यहाँ पे वॉर डिक्लेयर हो गया, सरकार ने एडवाइस जारी की पहले, लेकिन कई स्टूडेंट नहीं निकले। उसी बात उन्होंने सोचा कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही वॉर चालू हुआ अब फिर खतरे में आ गए, बहुत खतरनाक शेलिंग वगैरह हो रही है, बहुत दिक्कत, अब वो खाली हो रहे हैं। उसके इन स्टूडेंट को निकालने के लिए सरकार ने एक मुहिम चलाई है, या एक ऑपरेशन चलाया है सरकार ने, जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा। बेटा इसको याद कर लो, क्या नाम है इसका, ऑपरेशन गंगा। और एक बार यमन देश में भी ऐसे ही कुछ युद्ध हो गया था, तब भी वहाँ से हमने, सरकार ने, मतलब मोदी गवर्नमेंट ने निकाला था इनको। और देखिए मैंने बोला कि मोदी गवर्नमेंट ने निकाला था, इसका मैंने ऐसे ही करके नहीं बोला है, मैंने इसलिए बोला है कि आज ये ज़्यादातर जो पहले इवैक्यूएशन इतने होते हैं, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से हमने ऐसे ऑपरेशन चलाना स्टार्ट किया अपने देशवासियों को निकालने के लिए। जैसे आपको पता ही है कि जब कोविड के टाइम पे जब अपने देशवासी इधर उधर फंस गए तो उनके लिए भी एक ऑपरेशन चलाया था, और उस ऑपरेशन का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए, ऑपरेशन गंगा चलाया है, ठीक है, ऑपरेशन गंगा में काम क्या किया जा रहा है वो समझने की कोशिश करिए। देखिए ये है यूक्रेन का नक्शा, ठीक है, रशिया ने यहाँ से इन पे हमला कर दिया है चारों तरफ से, ठीक है जी। अभी और बहुत तगड़ी बात होने वाली है इस मैटर पे, ये वीडियो थोड़ा सा और मेरे ख्याल से लंबा जाएगा, क्योंकि इसमें आपको पूरी क्लैरिटी देना चाहता हूँ एक वीडियो के अंदर ही। अच्छा, तो देखिए इधर से तो वॉर हो ही रहा है, ये तो पूरा वॉर का एरिया है जो यूक्रेन का जो ईस्ट वाला हिस्सा है, ठीक है। इधर से स्टूडेंट निकल रहे हैं, कौन कौन से देश से होके, पोलैंड में जा रहे हैं स्टूडेंट, स्लोवाकिया में जा रहे हैं, हंगरी में जा रहे हैं, रोमानिया में जा रहे हैं, और मालडोवा में भी जा रहे हैं। अब तो ये 5 देश से स्टूडेंट को निकाला जा रहा है। मतलब स्टूडेंट बॉर्डर पे आते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं,
यहाँ पे एयर इंडिया वगैरह की या सरकार की वजह से भेजी गई फ्लाइट खड़ी होती हैं, यहाँ से बैठ के वो आ जाते हैं इन देशों में होके। अच्छा, आपको पहले ये समझने की ज़रूरत है, ये एक जेन्युइन मुद्दा है कि देखिए समझिए, इधर से ही निकल सकते हैं, तो जो आसपास जो स्टूडेंट पढ़ते हैं मतलब इस एरिया में, जो यूक्रेन के इधर वाला जो एरिया है, वहाँ से तो स्टूडेंट निकल आते हैं आराम से। लेकिन अब आप सोचिए, एक कोई स्टूडेंट जो इस जगह पढ़ रहा है, ये खारकीव यूक्रेन का बहुत बड़ा शहर है, ये यूक्रेन के ईस्ट में पढ़ रहा है, और निकलना उसे वेस्ट से होकर यहीं पर फ्लाइट मिलेंगी उसे, तो इधर का स्टूडेंट कैसे निकलेगा 800-900 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर जाके? समझ रहे हो बात को? तो असली में जो ईस्टर्न साइड में यूक्रेन में जो स्टूडेंट फंसे हुए हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत की बात हो गई है। वो निकलें कैसे वहाँ से? हैवी सेलिंग हो रही है, इसके लिए भी सरकार ने बात की है, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो सबसे पहला काम तो ये कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि केवल वही स्टूडेंट बहुत आराम से निकल पा रहे हैं जो यूक्रेन की वेस्टर्न साइड पर रह रहे हैं, मतलब इस साइड में पढ़ते हैं जो, समझ रहे हो बात को? वो तो आराम से जा सकते हैं इन देशों में, तो निकल जाएंगे, लेकिन जो ईस्टर्न साइड पे उनका क्या? ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, अभी इंडियन एयरफोर्स को भी इस काम पे लगाया गया है। किस काम पे? कि बच्चों को लेके आना है कैसे? इन्हीं देशों में जाके और फ्लाइट, क्योंकि एयर इंडिया वगैरह की जो फ्लाइट होती है कि जो कमर्शियल फ़्लाइट, उनमें इतने ज़्यादा लोग नहीं आ सकते एक बार में, ठीक है। लेकिन जो अभी, हाँ, एयरफोर्स के एक हवाई जहाज़ का यूज किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा हवाई जहाज़ होता है, इसका नाम है C-17 ग्लोब मास्टर। देखिए, आप नाम से समझ गए होंगे, इस तरह के इंग्लिश नाम जो अमेरिकन जहाज़ के होते हैं, तो हाँ बिल्कुल, ये हमने अमेरिका से ही खरीदा हुआ है। इसका नाम है C-17 ग्लोब मास्टर, ठीक है। तो C-17 ग्लोब मास्टर का यूज किया जा रहा है निकालने के लिए। अच्छा, अब क्या किया है कि मोदी गवर्नमेंट ने अपने 4 कैबिनेट मिनिस्टर को, ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट लेवल के जो मिनिस्टर हैं उनको भेजा है इन चारों देशों में अलग जगह, जिससे थोड़ा अच्छे से काम हो सके और निकल सके। लेकिन वही बात है कि असली दिक्कत तो उन्हीं बच्चों के लिए है जो इधर की तरफ फंसे हुए हैं। आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि असली दिक्कत तो उन्हीं के लिए है जो इधर फंसे हुए हैं। अब फंसे कैसे हों वो थोड़ा समझिए। देखिए, ये यूक्रेन है, आपको दिख रहा है, बड़ा कर दिया मैंने थोड़ा सा, एक सेकेंड, मैं आपको यूक्रेन का एक बार दोबारा बॉर्डर बना देता हूँ। ये पूरा यूक्रेन है, ये क्रीमियन पेनिनसुला नीचे से यहाँ पूरा का पूरा, ठीक है। तो आपको एक बार बताऊँ, यूक्रेन की राजधानी है कीव, जो इधर की तरफ है, ठीक है। यूक्रेन का एक सबसे बड़ा शहर तो यही है कीव। दूसरा सबसे ज़्यादा बड़ा शहर है वो है खारकीव। यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं और वही फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आना ईस्ट से बिल्कुल वेस्ट में ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसके लिए भी सरकार ने कुछ किया है, मैं आपको बताऊँगा। तो हुआ क्या है, स्टूडेंट यहाँ बहुत भयंकर फंसे हुए हैं। अभी एक स्टूडेंट की जान भी चली गई है यहाँ पे, तो खारकीव के अंदर ही गई है। अच्छा, तो अभी खारकीव पर तो खैर रशिया ने बहुत कंट्रोल कर लिया है, इसलिए बताऊँ तो, मतलब खारकीव का एरिया तो कब्जा लिया है ज़्यादातर, लेकिन कीव को अभी तक नहीं कब्जा पाए जो यहाँ की कैपिटल है। अच्छा, लेकिन कुछ दिनों में कब्जा लेंगे। कुछ और चीज़ आप समझ सकते हो क्या, कि यूक्रेन का एक राष्ट्र है इधर नीचे की तरफ, इसका नाम है उड़ीसा। जैसे अपने इंडिया में उड़ीसा है, ऐसे साउथ में इनका, यहाँ पे ये जो स्टेट मैंने बनाया है ये उड़ीसा है। अच्छा, एक चीज़ और समझनी चाहिए आपको, क्या? यूक्रेन के बीच में से आपको एक नदी बहती हुई दिख रही होगी, ये दिख रही है क्या? इस नदी का नाम है नाइपर नदी। नाइपर की स्पेलिंग है डी से, DNIPPER। समझ रहे बात को? ये भी पूछा जा सकता है आपसे, नाइपर नदी। तो नाइपर नदी कहाँ पे ड्रेन होती है ये आपको दिख ही रहा होगा। तो नाइपर नदी ड्रेन होती है ब्लैक सी के अंदर। देखिए यहाँ यहीं तो आ रही है ये कौन सा है? ब्लैक सी। इस वाले सी का क्या नाम है? सी ऑफ ओजोव। सी ऑफ ओजोव। अच्छा, ये क्रीमियन पेनिनसुला है, इसके बारे में बता ही दिया आपको। 2014 में रशिया ने इसको ले लिया था, मतलब कब्जे में। अच्छा, और आपको पता होना चाहिए कि ये ब्लैक सी के नीचे ये क्या है? इस्तांबुल है यहाँ पे, पता है ना आपको? इस्तांबुल नाम का ये शहर है, ब्लैक सी के नीचे ही है। अच्छा, और ऐसा मत समझना कि यहाँ बीच में जगह नहीं है, ये पूरा पार है, चिंता मत करिए, ठीक है। और ये किसके अंदर आता है? ये इस्तांबुल, ये टर्की का हिस्सा है। देखिए टर्की दिख रहा है ना आपको इतना बड़ा, नीचे जो देश है टर्की, इसी का एक शहर है इस्तांबुल। तो कुल मिला के ये जो पासेज है यहाँ से, ये किसके अंदर आ रही है पूरी पासेज? ये टर्की कंट्रोल करता है इसको। आप बोलोगे टर्की कैसे कंट्रोल करता है? एक बहुत पुराना एग्रीमेंट हुआ पड़ा है, मॉन्ट्रेक्स एग्रीमेंट। मैं इसके बारे में बताने नहीं वाला, लेकिन जल्दी जल्दी आप समझ लीजिए। एक मॉन्ट्रेक्स एग्रीमेंट है, जिसके तहत जो टर्की है उसके पास ये अधिकार है कि वो ये जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट का मतलब होता है एक ऐसी वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडी को मिलाती है। जैसे ये ब्लैक सी है, ये बीच में अलग है, यहाँ बीच में से मिले हुए हैं ये, तो यहाँ एक स्ट्रेट है, ये एक स्ट्रेट है जो इन दो समंदरों को मिला रही है। तो इन दोनों जो स्ट्रेट हैं, ये वाला और ये वाला, इन पर टर्की कंट्रोल है। टर्की चाहे तो इसे रोक सकता है। रोकने से फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि भाई अगर रशिया को इधर ब्लैक सी की तरफ से हमला करना है तो उसे अपनी नेवी लगानी पड़ेगी। खैर रशिया की नेवी ज़्यादातर पहले से यहाँ पे है, लेकिन रशिया को लेकिन और ज़्यादा ट्रक अपने वो लेके आने, ट्रक नहीं मतलब शिप लेके आनी है, तो वो ऊपर से घुमा के यहीं से होके जाएगा। वो कैसे घुमा के? मतलब
समझिए बात को। बहुत इधर उधर से जो इसकी पूरी दुनिया में चल रहे होंगे वहाँ से इधर ही उसे लेके आनी पड़ेगी यहाँ से। अच्छा, तो ये हुई यहाँ की एक थोड़ी सी आप टोपोग्राफी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा एडिशनल आपकी जानकारी के बता दूँ, ये क्वेश्चन ही पूछा सकते हैं। ब्लैक सी है, ये कौन सा सी है? कैस्पियन सी, इसको हिंदी में कश्यप सागर बोलते हैं। अच्छा, आपको पता होना चाहिए ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में क्या है? एक माउंटेन रेंज, इसका नाम क्या है? कैकासस माउंटेन रेंज। अच्छा, खैर ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है, मैं इसे कहीं और आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप एक बार में इस पूरा मैटर जो चल रहा है इससे आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए आपके दिमाग में। अच्छा, अब समझिए सरकार ने क्या किया है खारकी में फंसे स्टूडेंट को निकालने के लिए। तो सरकार ने कहा कि देखिए यूक्रेन भी से भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। संबंध तो क्या करें, यूक्रेन है तो बहुत समय से पाकिस्तान की साइड, इंडिया के बहुत खिलाफ ही रहता है, लेकिन अभी यूक्रेन का इतना छोटा, उसकी कोई औकात नहीं है इंडिया से उलझने की, मतलब समय से ही बताऊँ। और आप देख भी रहोगे कि यूक्रेन ने इतनी रिक्वेस्ट की है, आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी रिक्वेस्ट की है, मतलब इस हद तक मतलब रिक्वेस्ट की है कि मैं हंसी आती कभी सुन के। पता क्या बोल रहा था मतलब अभी यूक्रेन के एक एम्बेसडर थे, वो बोल रहे थे कि हम चाहते हैं कि मोदी जी, मतलब एक तो मोदी जी, एक तो ये बोल सकते हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी पुतिन से बात करें, ये नहीं बोला उन्होंने बोला कि मोदी जी पुतिन से बात करें, कि पुतिन मोदी जी की बात सुन लेंगे। इससे आपको इंडिया का सिग्निफिकेंस समझ आ रहा है जियो पॉलिटिक्स के अंदर, कि इंडिया का कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस बढ़ गया है, कि उन्हें लगता है कि मोदी जी की बात सुन लेंगे पुतिन। और हो भी सकता है क्योंकि इंडिया और, लेकिन मोदी जी कहेंगे क्यों? मोदी जी क्या मतलब पड़ रहा है फालतू में उलझ देने से? तो इस तरह की रिक्वेस्ट की है। अच्छा, अभी शिवरात्रि जो आई थी उस पर भी यूक्रेन बोल रहा था कि हम शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि अब तो शिव जी ही हमें, यही बोला था सेम डिटो, कि हम शिव जी हमें बचा सकते हैं ये सब। और रशिया भी हमारे, अब देखिए हमने भले ही पक्ष नहीं किया दोनों ही तरफ, लेकिन रशिया के खिलाफ पक्ष नहीं, मतलब वोट नहीं किया, इसलिए रशिया भी खुश है, तो सभी ठीक है, हमारा तो संबंध दोनों से बहुत बढ़िया है। तो और हाँ, 2 बार पुतिन ने मोदी जी से फ़ोन करके बात भी कर ली है। उसी दिन जिस दिन वो मोदी जी से हेल्प वाली बात की थी, तो पुतिन ने मोदी जी को फ़ोन भी किया था उस दिन। मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाए कि क्या क्या वॉर में चल रहा है। तो उस दिन पुतिन ने मोदी जी को फ़ोन किया और बोला कि भाई क्या मसला, बताया होगा कि क्यों हमला कर रहे हैं हम, क्या है जो भी है, ठीक है। तो मोदी जी ने उनसे वही कहा कि वैसे देखिए बातचीत से मामला निपटाइए जो भी चाहते हो। अच्छा, अब आपको समझना पड़ेगा खारकीव से स्टूडेंट निकालने के लिए गवर्नमेंट ने क्या काम किया, उसे समझ लीजिए थोड़ा सा। खारकीव से स्टूडेंट्स को निकालने के लिए गवर्नमेंट ने रशिया और यूक्रेन दोनों से बात की है। तो रशिया ने क्या बोला है, मतलब आप खुद समझ सकते हो रशिया इंडिया को कितना ज़्यादा मानता है। रशिया ने बोला है कि बिल्कुल हम सब कुछ करेंगे, सब कुछ, मतलब ये डिटो लाइन बोली थी, वी विल डू एवरीथिंग टू सेव इंडियन सिटीजन्स इन दिस, मतलब यूक्रेन का जो एरिया है इसमें बचाने के लिए। अच्छा, तो एक बात बताइए आप मुझे, इस बात से एक चीज़ तो आपकी समझ आई गई है कि जियो पॉलिटिक्स में इंडिया की इंपॉर्टेंस हद से ज़्यादा है। अमेरिका अपनी तरफ खींचना चाह रहा है इंडिया को, और वो अपनी तरफ खींचना चाह रहा है। अब आप समझिए कि रशिया, और हाँ, पुतिन ने खुद जाके बोला है कि मैंने मिलिट्री को खुद अपने को कमांड करके कहा है कि इंडियन कोई भी अगर सिटीजन है तो उस पर कोई हमला नहीं करना। इसकी आपने कई न्यूज़ सुनी होगी कि किसी वैन ने अगर इंडिया का फ्लैग लगा रखा है तो उसके 40-40 किलोमीटर दूर तक रशिया अपनी सेलिंग बंद कर दिया। सेलिंग बोलते हैं बम गोले बरसाने को, बरसते हैं उसे सेलिंग बोलते हैं। तो रशिया उनको बिल्कुल छोड़े दे रहा है। अच्छा, अभी रशिया ने क्या बोला है कि हम एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाएंगे। कॉरिडोर का मतलब क्या है, मतलब खारकीव ये है, उसने बोला है कि हम अपना जो बॉर्डर है खोल देंगे कुछ देर के लिए, इसमें से यहाँ के लोग, अब देखिए इधर तो जा नहीं सकते इतना दूर, तो वो बोल रहा है कि भाई रशिया में ही आ जाओ ना, इधर आ जाओ, और उसके आके अंदर इंडियन स्टूडेंट इधर आके इकट्ठे हो जाओ, हम रशिया से भिजवा देंगे। इवन पुतिन ने ये तक बोला है कि हम अपने मिलिट्री जो एयरक्राफ्ट है उनसे भिजवा देंगे, इतना कष्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप समझ सकते हो कि अब रशिया के खिलाफ हम कैसे जाएँ, मतलब कितना, मतलब पुतिन सपोर्ट करता है। आप इससे आपका अंदाज़ा लगा सकते हो कि उन्होंने बोला है कि यहाँ से हम अपनी मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भिजवा देंगे इंडियंस को, यहाँ एक कॉरिडोर बना के इधर बॉर्डर से पास करके रशिया में आ जाएं, और आज के दिन ही मेरे ख्याल से ये कॉरिडोर बनाने का जो सिस्टम होने वाला है, ये आपकी समझ आएगा कि गोमेल में मीटिंग हो रही है। अच्छा, ये सब थी आज की अपडेट। अच्छा, यहाँ पे एक आपको पता होगा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ कीव से ऊपर इधर दिख रहा है क्या नेट पर? देखिए दिख नहीं रहा क्योंकि इंटरनेट मेरे ख्याल से बंद कर रखा है मैंने, लेकिन आपको बता दूं कि ये ऊपर से जो कीव का जो रास्ता है यहीं पे जो पड़ता है, कौन सा, चेरनोबिल का पावर प्लांट, वो सॉरी न्यूक्लियर प्लांट जो था, जहाँ पर चेरनोबिल की न्यूक्लियर ट्रेजेडी हुई थी, वो यहाँ पे पड़ता है। अच्छा, और हाँ, यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी यहीं पे है। कहाँ पे, वो आपको बता देता हूँ। देखिए ये नाइपर जो रिवर है, इसी के कोस्ट पर इधर की तरफ यहाँ पे।
अभी क्या है, यूक्रेन ने इल्ज़ाम लगाया है कि रशिया ने इधर बमबारी कर दी है, किस कहाँ पे, यहाँ पे इस एरिया पर। तो यूरोप मतलब यूक्रेन बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे अगर बमबारी कर दी और यहाँ का जो न्यूक्लियर प्लांट फट गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, उससे ही बड़ी, चेरनोबिल से ही बड़ी। तो ये सब चल रहा है, आपके समझ आ रहा होगा। और मेरे ख्याल से अब इतना तो क्लियर आपके हो चुका होगा कि कितना ये क्या है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट कि हो क्या रहा है ये सब। अच्छा, तो आपके समझ आ गया यूएनएससी, यूएनजीए और इन सब की आपकी चीज़ें समझ आ गई। और हाँ, हुआ ये है कि अब इस सब से लिए यूएस क्या कर रहा है, यूएस ने अपने ट्रूप्स का मतलब होता है सोल्जर, सोल्जर भेजने से तो मना कर दिया है। अच्छा, तो उसने क्या है, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं। सैंक्शन होते हैं प्रतिबंध। तो उसने बहुत ही सारे फाइनेंशियल सैंक्शन लगाए हैं कि वहाँ के बैंक का लेन देन बंद कर दिया और बहुत सारी चीज़ें की हैं, जिससे रशिया को आगे लॉन्ग टर्म बहुत फ़र्क भी पड़ सकता है और पड़ेगा भी। क्यों? क्योंकि रशिया की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा, मतलब रशिया का जो करेंसी है वो इतनी ज़्यादा गिर चुकी है, आपको पता नहीं है कि कुछ दिनों में पाकिस्तान की करेंसी के बराबर आ जाएगी, आप देख लेना। और एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, जैसे ये सैंक्शंस की बात आपको पता चल गई, एक सबसे बड़ा सैंक्शन होता है, इसको बोलते हैं अपन स्विफ्ट सैंक्शन। इसका मतलब भी आप समझ ही लीजिए, आपने कहीं सुना होगा। मैं चाहता हूँ इस एक वीडियो से आप पूरी क्लैरिटी लेके जाएँ यहाँ से, ठीक है। स्विफ्ट सैंक्शन क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब इंडिया में हम पैसे इधर से उधर भेजते हैं किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो हमको एक IFSC कोड डालना पड़ता है। कौन सा कोड? IFSC कोड, ठीक है जी। लेकिन अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करना है, मतलब यहाँ से मुझे किसी अमेरिका के आदमी को पैसे भेजना है, तो वहाँ के अकाउंट में IFSC कोड नहीं चलेगा, उसमें चलता है स्विफ्ट कोड। समझ लो बात को, IFSC कोड की जगह इंटरनेशनल पेमेंट के लिए क्या चलता है? स्विफ्ट कोड। तो ये स्विफ्ट इतनी बड़ी चीज़ है कि पूरी दुनिया में, मतलब अगर इंटरनेशनल पेमेंट होता है कहीं से कहीं तो स्विफ्ट के जरिए होता है। अगर स्विफ्ट से किसी को कट आउट कर दिया ना किसी देश को, तो ऐसा बोला जाता है कि उसकी इकोनॉमी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सीधी बात है, अगर आज के टाइम पे कोई देश दूसरे से व्यापार नहीं कर पा रहा है, आज के टाइम नहीं, हमेशा से ही देश आपस में व्यापार करते रहे हैं पुराने समय से ही, तो अभी अगर किसी को व्यापार से कट कर, मतलब एक तरह स्विफ्ट नहीं होगा तो व्यापार कैसे हो पाएगा? तो अगर नहीं कर पाएगा तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। तो स्विफ्ट से रशिया को कट कर दिया गया है अभी के लिए, आपको पता है। इसका फ़ायदा खैर चाइना भी उठा रहा है। चाइना ने ये बोला है कि हम रूबल में और अपने चाइनीज उसमें करेंसी में आपके साथ ट्रेड करने के लिए तैयार हैं, हमसे डायरेक्ट कर लो। और मेरे ख्याल से इसका फ़ायदा वैसे इंडिया भी काफ़ी उठाने वाला है। कैसे? कि आपको पता होना चाहिए कि जो जैसे ज्योग्राफी में जब हम पढ़ते हैं तो आपको, अगर जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी होगी उन्होंने पता होगा कि यहाँ पे प्रेरीज़, एक सेकंड, प्रेरीज़ ही हैं जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि हंगरी में, एक सेकंड मुझे थोड़ा सा याद करने दीजिए, कि यूक्रेन में प्रेरीज़ नाम के ही ग्राउंड हैं। ग्राउंड का मतलब होता है यहाँ पे, इस एरिया में पूरे प्रेरीज़ नाम के ग्राउंड आते हैं, इनको ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। भी इस पूरे एरिया में, हंगरी और ये यूक्रेन वाला जो एरिया है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गेहूँ की खेती होती है। तो यूक्रेन बहुत बड़े लेवल पे गेहूँ सप्लाई करता है, समझ रहे हो बात को। तो अभी यूक्रेन की हालत डाउन है, तो गेहूँ के प्राइस बहुत बढ़ने वाले हैं। और आपको पता है इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में हम गेहूँ प्रोड्यूस करते हैं, अपनी ज़रूरत तो हो ही जाती है, हम अपन एक्सपोर्ट करते हैं गेहूँ को। तो पहले ये जो यूरोप के देश हमसे लेते नहीं थे, अभी ये हमारी तरफ देख रहे हैं और हमसे इनको गेहूँ लेना पड़ेगा। और इसका हम बहुत फ़ायदा भी उठाने वाले हैं, इनको बहुत वीट एक्सपोर्ट करने वाले हैं, चिंता ना करिए। मेरे ख्याल से ये थी वीडियो। अगर ये वीडियो आपके, देखिए मैंने आपको बिल्कुल बेसिक डिटेल से आपको सब कुछ समझाने की कोशिश की है, बिल्कुल सब पूरा कुछ एक ही वीडियो में कंसाइज करने की कोशिश की है। आपको अगर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, शेयर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।